Hello everyone, I'm Vidushi and you are watching the YouTube channel of Blueprint Digital. This is the English lecture series for class 9th and today we'll be resuming the second poem from your Beehive book, which is titled Wind. It is written by the famous Tamil poet Subramanya Bharati. This poem was originally written in Tamil as well and it has been translated to English by A.K. Ramanujan. But before we begin, I would like you to do two things. First being कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपके पास रेगुलर नोटिफिकेशंस और अपडेट्स रिगार्डिंग न्यू लेक्चर वीडियोस एंड इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आता रहे एंड यू डू नॉट मिस आउट ऑन एनीथिंग इम्पॉर्टेंट. सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आप अपनी बुक और नोटबुक अपने साथ लेके बैठें. ठीक है, अगर नहीं लेके आए हैं ऑलरेडी तो वीडियो पॉज करके उनको लेके आएँ, जिससे कि आप वीडियो देखते देखते साथ साथ अपने नोट्स बनाते रहें, स्क्रिबल करते रहें, सो दैट व्हेन आफ्टरवर्ड्स व्हेन यू रिवाइज दिस चैप्टर, व्हेन यू रिवाइज दिस पर्टिकुलर पोएम, आप अपने नोट्स को रेफर कर सकें. ट्रस्ट मी, इट विल बी रियली हैंडी एंड आपका बहुत टाइम सेव होगा. ओके, सो पॉज करके बुक्स लेके आइए. सो दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर, विंड. ठीक है, पहले पार्ट में हम ऑलरेडी सेंट्रल थीम पोएम की फर्स्ट स्टैंजा और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं. ओके, सो बिफोर वी बिगिन विद द सेकंड स्टैंजा एक्सप्लेनेशन, लेट्स टेक अ रिव्यू ऑफ व्हाट वी लर्नड इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर. तो विंड, एज द नेम सजेस्ट, ये पोएम जो है विंड के बारे में है, विच इज़ अ नेचुरल फिनोमेना. राइट, ये एक नेचुरल ऑकरेंस है, ये अपने आप होता है. किसी भी एक्सटर्नल फोर्स का, किसी भी एक्सटर्नल पर्सन का या लिविंग बीइंग का, हम और आप जैसे लोगों का, इस पे कोई पार नहीं है, इस पे कोई कंट्रोल नहीं है. हम में से कोई भी इसको ऑल्टर नहीं कर सकता, ना ही विंड की स्पीड को, ना ही इसकी डायरेक्शन को. नो अदर थिंग एक्सेप्ट द विंड इटसेल्फ कैन कंट्रोल द पावर, द स्ट्रेंथ, द डायरेक्शन, द कोर्स ऑफ विंड. राइट, ये हम समझ चुके थे लास्ट वाले पार्ट में भी कि विंड जो है वो, जिसे कहते हैं ना, अपनी मर्जी का मालिक है. जैसे उसको करना है वो वैसे ही करेगा. कोई उसको किसी तरीके से भी कंट्रोल, मॉडिफाई, ऑल्टर, चेंज नहीं कर सकता. ओके, सो फर्स्ट स्टैंजा में हमने फर्स्ट लाइन से ही, वेरी फर्स्ट लाइन से फर्स्ट स्टैंजा की हमने देखा कि जो पोएट है हमारे, वो विंड को एक पर्सन की तरह ट्रीट कर रहे हैं. ठीक है, एक पर्सोनिफिकेशन किया गया है इस पोएम में विंड का. वो स्टार्ट ही विंड से बात करते हुए करते हैं एंड ही इज टॉकिंग टू द विंड. ही इज सेइंग कि विंड सॉफ्टली आना. वो उसको इनिशियली एक छोटे बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं और उसको बोलते हैं कि आप सॉफ्टली आना, आप ज़ोर से मत आना. आई अंडरस्टैंड, आई नो कि आपकी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, आपकी कैपेसिटी कितनी है, आप कितने स्ट्रॉन्ग, कितने पावरफुल हो और आप कितने वायलेंट और डिस्ट्रक्टिव हो सकते हो. आप में बहुत एनर्जी है. ठीक है, तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं और आपको एडवाइस कर रहा हूँ कि आप सॉफ्टली आएँ, आप आराम से आएँ, आहिस्ता से आएँ, एक छोटे बच्चे की तरह. ठीक है, वो तीन चीज़ें बोलते भी हैं पोएट विंड को कि वो नहीं करे. और वो क्या तीन चीज़ें हैं जिसको करने से मना करते हैं पोएट? वो विंड से बोलते हैं, आप विंडो के शटर्स को मत ब्रेक करना, आप स्कैटर मत करना बुक्स के पेजेस को, और आप शेल्फ से बुक को गिराना भी नहीं. राइट, ये तीन चीज़ें मना करते हैं वो करने के लिए. ऑल्दो इन द वेरी नेक्स्ट लाइन, जो फिफ्थ लाइन है फर्स्ट स्टैंजा की, उसी में वी अंडरस्टैंड कि जो पोएट है वो डिसअपॉइंट हो चुके हैं. ठीक है, एंड वो इरिटेटेड भी हो चुके हैं एंड ही सॉर्ट ऑफ कंप्लेनिंग, क्योंकि विंड ने उनकी बात नहीं मानी. क्यों नहीं मानी? बिकॉज विंड जो है, इंस्टेड ऑफ बिहेविंग ओबीडियंटली और रादर देन बिहेविंग व्हाट इन द वे दैट पोएट वांटेड, पोएट के इच्छा अनुसार, पोएट के अकॉर्डिंग बिहेव करने के बजाय विंड ने वही करा जो वो करती आई है. वो उसने बिहेव किया एक यंग नॉटी चाइल्ड की तरह, जो इधर उधर जाके बस अपहीवल क्रिएट करता है, डिसऑर्डर क्रिएट करता है, डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है. विंड ने बुक्स को शेल्फ से गिराया भी. ठीक है, उसने बुक्स के पेजेस को फाड़ भी दिया, उसने टीयर भी कर दिए पेजेस. ठीक है, इट ब्रॉट लॉट ऑफ रेन. ठीक है, उसने बहुत हैवी रेन्स जो है कॉज किए
एंड उसने जो वीक चीज़ें हैं, जो वीक लोग हैं, वीक थिंग्स, वीक पीपल, वीकलिंग्स जो टर्म है, ठीक है, तो उसने वीकलिंग्स का मजाक बनाया, उनको परेशान करके, उनके लिए ट्रबल क्रिएट करके. फाइन. So this was the summary of what we did in the very first part of this lecture video, right? अब हम बढ़ते हैं second stanza की तरफ. So let's read what does the second stanza say. Frail, crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts. The wind god winnows and crushes them all. So ये आपका सेकेंड स्टैंजा है. सो प्रीवियस स्टैंजा में पोएट ऑलरेडी बता चुके हैं कि विंड जो है वो कैसे डिस्टर्बेंस और डिसऑर्डर क्रिएट करती है, ठीक है, वो क्या क्या चीज़ें करती हैं. हमने वो लिस्ट भी करी जब हमने एक ओवरव्यू समझा था लास्ट वीडियो का, राइट, बिगिनिंग में, कि कौन कौन सी चीज़ें जो है वो विंड करती है, जिससे हमें पता चलता है कि वो कितना डिसऑर्डर, कितना डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है. इस वाले स्टैंजा में जो पोएट है विंड की पावर को अनदर लेवल पे जाके मैग्नीफाई कर रहे हैं, उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं एंड उसको इनकैप्सुलेट कर रहे हैं, ठीक है. पोएट इसमें डिस्टर्बेंस और डिसऑर्डर से आगे जाके डिस्ट्रक्शन और वायलेंस, ठीक है, जो वायलेंट नेचर होती है, जो डिस्ट्रक्टिव नेचर होता है विंड का, उसको एम्फसाइज करके उसको हाईलाइट कर रहे हैं कि विंड जो है सिर्फ डिसऑर्डर और डिस्टर्बेंस तक नहीं सीमित रहता, वहां तक नहीं रिस्ट्रिक्ट रहता, वो इतना पावरफुल और इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वो बहुत डिस्ट्रक्शन क्रिएट करता है. और किस हद तक का वो वायलेंस और डिस्ट्रक्शन क्रिएट करता है वही रिफ्लेक्ट किया है इस सेकंड स्टैंजा में पोएट सुब्रमण्य भारती ने, ठीक है. वो कैसे करा है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट. तो अब देखिए फर्स्ट लाइन क्या कहती है. एंड फर्स्ट लाइन इनफैक्ट ये जो स्टैंजा है दिस इज वन सेंटेंस, ठीक है, ये एक ही सेंटेंस है जिसको डिफरेंट लाइंस में ब्रेक कर दिया गया है. फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस. फ्रेल मतलब वीक, फ्रेल मतलब वीक, कमजोर, ठीक है, तो जिसमें बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं होती, विदाउट एनी स्ट्रेंथ. तो वीक, क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग दिस, क्रम्बलिंग दैट. सो अक्रॉस जो सेंटेंस है हमारे पोएट ने क्रम्बलिंग वर्ड जो है रिपीट किया है. एंड व्हाट डज दिस वर्ड मीन. क्रम्बलिंग मीन्स टू ब्रेक, ठीक है, टू ब्रेक और टू मेक समथिंग ब्रेक, ठीक है. क्रम्बलिंग, ब्रेक, टू ब्रेक, ठीक है, या क्रशिंग. क्रम्बलिंग मतलब क्रशिंग, जो चीजें डिमोलिश हो जाती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, मतलब इस एक्सटेंट तक का ब्रेक होना कि जो कोई पर्टिकुलर चीज है व्हेन इट ब्रेक्स डाउन इनटू पीसेस, इट जस्ट डिमोलिशेस डाउन, इट इज cause so much of blow and the extent of destruction where it is reduced to small pieces, that particular breakage is called crumbling, ठीक है. जहाँ से कहते हैं ना भर भरा के गिर जाती है, ढह जाना जिसे कहते हैं हिंदी में, ठीक है, तो उस ढह जाने को क्रम्बलिंग बोलते हैं, राइट. जैसे कि आई एम श्योर most of us have worked with plaster of Paris, ठीक है, back in the junior classes जब हम आर्ट एंड क्राफ्ट करते थे, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की जब कोई चीज़ टूटती है वो फिर एकदम से अक्रॉस द प्रोडक्ट जो है वो ब्रेक आता है, लाइंस आती है, क्रैक आता है और वो एकदम से टूट जाती है. सो द एक्सटेंट ऑफ डिमोलिशन इन दैट विद दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, कि जिस लेवल तक जाके वो डिस्ट्रॉय होती है, कितने छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक होती है, उस डिस्ट्रक्शन को क्रम्बलिंग बोलते हैं, उस डिमोलिशन को क्रम्बलिंग बोलते हैं, उस ब्रेकेज को क्रम्बलिंग कहा जाता है. सो फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, ठीक है, वो वीक हाउसेस जो क्रम्बलिंग हो रही है, किनकी वजह से, विंड की वजह से क्रम्बलिंग कर रहे हैं, मतलब वो या तो वर्ज हैं, दे आर ऑन दी वर्ज ऑफ ब्रेकिंग डाउन. वर्ज मतलब बिल्कुल किनारे पे हैं कि अब टूटे और अब टूटे, ठीक है. तो हाउसेस जो हैं वो भी क्रम्बल कर रहे हैं, वो भी क्रश हो रहे हैं, वो भी फेस कर रहे हैं ब्रेकेज को, डिमोलिशन को, बिकॉज दे आर वीक एंड विंड इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड सो स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल कि वो उनको ब्रेक करने वाली है या कर चुकी है. क्रम्बलिंग डोर्स, जो दरवाजे हैं, जो डोर्स हैं, वो भी क्रम्बल कर रहे हैं, शेक कर रहे हैं,
शिवर कर रहे हैं, शडर कर रहे हैं, एंड इवन दोज आर अबाउट टू ब्रेक. क्रम्बलिंग राफ्टर्स. क्रम्बलिंग राफ्टर्स, राफ्टर्स जो है, राफ्टर्स आर द स्लोपिंग बीम्स दैट सपोर्ट अ रूफ. स्लोपिंग बीम्स सपोर्टिंग अ रूफ आर कॉल्ड राफ्टर्स. तो वो जो राफ्टर्स हैं, आई विल एक्सप्लेन यू विद हेल्प ऑफ अ पिक्चर. जो जैसे आपकी हाउस की रूफ हो गई, ठीक है, जो स्लोपिंग रूफ होती है, एंड पहले के ज़माने में तो यही ज़्यादा प्रोमिनेंट थी. तो ये जैसे रूफ हो गई हाउस की आपकी, ठीक है, तो इसके जो रूफ है, इस पे ये जो पैरेलल बीम्स होते हैं, स्ट्रेट पोल्स जो होते हैं, जो पैरेलली स्लोपिंग वे में रूफ के ऊपर लगाए जाते हैं एज अ बेस, एज द बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक फ्रेम, जिसके ऊपर फिर आप वापस टाइल्स वगैरह लगा के, ठीक है, टाइल्स एंड ऑल, एंड जो बाकी चीज़ें होती हैं वो लगा के आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, एक फिनिश दे सकते हो रूफ को. तो उनको बेस प्रोवाइड करने के लिए, रूफ को की टाइल्स को बेस प्रोवाइड करने के लिए, फ्रेम बनाने के लिए, उनको स्ट्रेंथ देने के लिए ये जो स्लोपिंग बीम्स लगाए जाते हैं, इनको राफ्टर्स बोलते हैं. तो बेसिकली दीज बीम्स आर राफ्टर्स. ठीक है, तो ये राफ्टर्स जो हैं, ये भी क्रम्बल कर रहे हैं, ये भी शेक कर रहे हैं, शडर कर रहे हैं, एंड इवन दीज आर ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकिंग डाउन एंड क्रशिंग डाउन ड्यू टू द स्ट्रेंथ एंड पावर ऑफ विंड. क्रम्बलिंग वुड, लकड़ियां जो है वो भी क्रम्बल कर रही हैं, बॉडीज क्रम्बल कर रही हैं. बाय बॉडीज यू एसेंशियली रेफरिंग टू द ह्यूमन बींग्स. ठीक है, ये जो ह्यूमन बींग्स हैं उनकी बॉडीज जो है, बिकॉज दे आर वीक, ठीक है, तो जिनकी बॉडीज वीक है, जैसे छोटे बच्चे हो गए, ठीक है, वो क्रम्बल कर रहे हैं. क्रम्बलिंग लाइव्स, यहाँ पे जब वो लाइव्स को बोल रहे हैं तो वो हर लाइफ फॉर्म को रेफर कर रहे हैं, बी इट ह्यूमन बीइंग्स, बी इट एनिमल्स, बी इट प्लांट्स, ट्रीज. ठीक है, हर तरह के लाइफ फॉर्म को वो रेफर कर रहे हैं कि जैसे छोटे बच्चे होते हैं और बूढ़े होते हैं, ठीक है, वो क्रम्बल करते हैं, और देखा होगा डर की वजह से जब शिवर करते हैं. इवन एनिमल्स जो हैं वो क्रम्बल करते हैं, बर्ड्स अपने अपने घोंसले में चल जाते हैं, सब लोग शेल्टर देखते हैं, स्पेशली जो वीक लिविंग फॉर्म्स हैं वो शेल्टर देखते हैं, बिकॉज दे आर स्कैर्ड, दे आर शिवरिंग. ठीक है, जो प्लांट्स होते हैं वो अपरूट हो जाते हैं या फिर वो हिलने लगते हैं, राइट, बहुत तेज हवा में, एंड इवन ब्रांचेस एंड द एंटायर ट्रीज आर अपरूटेड और टूट जाते हैं. ठीक है, क्रम्बलिंग हार्ट्स. हार्ट से क्या मतलब है, ये बेसिकली मेटाफोरिकली बोल रहे हैं, लिटरली तो हार्ट जैसे ब्रेक नहीं होते हैं, ठीक है, क्रशिंग नहीं होती है, बट मेटाफोरिकली होती है, इमोशनली होती है, राइट, एंड मेंटली होती है. कैसे, बिकॉज जब आप एक ऐसी सिचुएशन फेस करते हैं, जिस तरह की वो सिचुएशन विंड क्रिएट करती है, जहाँ पे बहुत डिस्ट्रक्शन होता है और चारों तरफ जिसे कहते हैं ना कि तबाही वाला चीज़ होती है और वायलेंस होता है, तो उस टाइम पे यू गेट स्कैर्ड, एंड व्हेन यू गेट स्कैर्ड योर हार्ट स्टार्ट्स ब्रेकिंग. आप यू स्टार्ट पेंटिंग, आप हाफने लगते हैं, आपको डर लगता है, यू आर शडरिंग, आप शिवर करते हैं, राइट, यू आर स्कैर्ड. एंड उस स्केयर वाला जो मोमेंट होता है, वो जो सिचुएशन होती है, उसमें यू फील एज इफ योर हार्ट इज ब्रेकिंग, योर हार्ट इज क्रशिंग डाउन, एंड आप यू कैन नॉट टेक थिंग्स एनी लॉन्गर. ठीक है, आप और ज़्यादा चीज़ों को टॉलरेट नहीं कर पाते हैं. तो वो जब आपकी टॉलरेंस, आपकी स्ट्रेंथ, जो आपकी मेंटल स्ट्रेंथ है, ठीक है, वो इमोशनल स्ट्रेंथ और जो पावर है, जब आपकी वो वीक पड़ जाती है एंड वो ब्रेक डाउन करने लगती है, उसको क्रम्बलिंग हार्ट्स बोला गया है, राइट. द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल. तो जो विंड गॉड है वो विनो करता है. विनो मतलब जब जैसे आटा होता है, जैसे अनाज होते हैं, राइट, तो उनको जब फसल होती है, ग्रेन्स की जो क्रॉप होती है, उनके जो अनाज होता है उसके बाहर एक कवरिंग होती है, जिसे हस्क बोलते हैं. ठीक है, वो लाइट वेट कवरिंग होती है, हस्क या शाफ्ट की. तो उसको अलग करने के लिए आपके मेन ग्रेन से विनोइंग करते हैं, राइट. तो बेसिकली आप ग्रेन्स को एक बड़े से मैनुअल विनोइंग भी होती है, मशीन से के थ्रू भी होती है, कि आप एक हाइट से उन ग्रेन्स को गिराते हैं जो कि कवर्ड होते हैं शाफ्ट में या हस्क में. ठीक है, और फिर एक थोड़े डिस्टेंस से जो विंड है वो ब्लो करी जाती है उन पे, ग्रेन्स पे, और उन ग्रेन्स पे से फिर जो उनकी कवरिंग है, आउटर कवरिंग है, वो अलग हो जाती है क्योंकि वो लाइट वेट होती है. ठीक है, और जो बचता है फिर वो अंदर का मेन ग्रेन बचता है, जैसे कि गेहूं हो गए आपके, राइट. तो जो विंड गॉड है वो विनो करता है एंड क्रशेस देम ऑल. क्रशेस देम ऑल, देम वो किसको रेफर कर रहे हैं, जो ऊपर जो सारी वीक चीजें हैं, ठीक है, द वीक थिंग्स,
वीक थिंग्स इन पीपल को वो बोल रहे हैं, रेफर कर रहे हैं. द फ्रेल थिंग्स, जो भी ये फ्रेल चीज़ें हैं, वीक हाउसेस, डोर्स, राफ्टर, ये जो सारी चीज़ें उन्होंने पहले मेंशन करी है वो इनके बारे में, इनको रेफर कर रहे हैं देम करके, कि जो विंड गॉड है वो विनो कर देता है और उन सबको क्रश कर देता है, सब वीक थिंग को क्रश कर देता है. तो स्टैंजा में जो फर्स्ट 3 लाइन्स हैं, जो ये वाली जो पार्ट है, ठीक है, उसमें विंड की पावर और स्ट्रेंथ को बताया गया है. ठीक है, कि एवरीथिंग, इसमें मेनली क्या बताया गया कि दैट एवरीथिंग क्रशेस, एवरीथिंग वीक, स्पेशली जो भी चीज वीक होती है, ठीक है, एवरीथिंग वीक ब्रेक्स डाउन ड्यू टू विंड. ठीक है, जब हवा चलती है, स्पेशली ड्यू टू स्ट्रॉन्ग विंड, जब हवा चलती है तो जो भी चीज़ वीक होती है, हर कोई चीज़ जो वीक होती है वो ब्रेक डाउन कर जाती है ड्यू टू विंड. ठीक है, विंड की पावर की वजह से, विंड की स्ट्रेंथ की वजह से, राइट, ये बताया गया है. और कैसे ब्रेक डाउन करती है, बोलते हैं द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल. गॉड क्यों बोला गया है विंड को? गॉड का मतलब ऑल माइटी, जिसके पास बहुत पावर हो, राइट. यही हम समझते हैं ना कि भगवान जो होते हैं उनके पास बहुत पावर होती है, ही इज वेरी पावरफुल. तो उन विंड की पावर को हाईलाइट करने के लिए, उसको कन्वे करने के लिए जो पोएट है उन्होंने गॉड टर्म यूज करी है, कि विंड जो है वो भगवान की तरह है. और जो विंड भगवान होते हैं, जो जिन्हें वायु भगवान जो होते हैं, पवन भगवान जो होते हैं, वो इतने ऑलमाइटी हैं, इतने पावरफुल हैं कि वो विनो कर देते हैं. जैसे जो हम इंसान हैं वो ग्रेन्स को अलग करते हैं उनकी आउटर कवरिंग से, विनोइंग के थ्रू, उस तरीके से भगवान जो है, विंड जो है, वो हमें ग्रेन्स की तरह ट्रीट करते हुए विनो कर देती है. और जो सारी वीक चीज़ें हैं उनको अलग निकलती हैं. जो लाइट वेट चीज़ें हैं, जो यहाँ पे वीक चीज़ें बोली गई हैं, उनको वो अलग करके क्रश कर देती है, उन्हें ख़त्म कर देती है, डिस्ट्रॉय और डिमोलिशन हो जाता है उनका. ठीक है, सो विनो इज बेसिकली टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम हस्क बाय ब्लोइंग ऑन इट. ठीक है, जब हवा करते हैं तो वो ब्लो होते हैं. तो इस वाले जो आपका लास्ट वाला जो लाइन है, उसमें बेसिकली क्या इन्फर कर रहे हैं और क्या कन्वे कर रहे हैं पोएट? वो बोलते हैं कि जिस तरीके से, जस्ट लाइक वी विनो द ग्रेन्स टू सेपरेट फ्रॉम शाफ, जैसे हम विनो करते हैं ग्रेन्स को शाफ से सेपरेट करने के लिए, जो आपकी क्रॉप होती है ग्रेन्स की, वो बेसिकली ये होती है कि मेन ग्रेन होता है और उसके ऊपर आउटर कवरिंग होती है. ठीक है, ये आउटर कवरिंग होती है. ये जो आउटर कवरिंग होती है ये बहुत लाइट होती है. ठीक है, लाइट वेट होती है. तो जब विनोइंग होती है तो ये जो लाइट वेट कवरिंग है, ठीक है, ये हट जाती है. जब तेज हवा आती है तो लाइट वेट कवरिंग जो है उड़ जाती है, खत्म हो जाती है, ये अनकवर हो जाता है, डिमोलिश हो जाती है. और बचता क्या है? बचता है वो ग्रेन, वो मेन ग्रेन बचता है विच इज स्ट्रॉन्ग, राइट. वो मेन ग्रेन बचता है जो कि स्ट्रॉन्ग होता है. तो जिस तरीके से हम स्ट्रॉन्ग ग्रेन को अलग कर देते हैं वीक शाफ से या वीक हस्क से, ठीक है, उस तरीके से विंड गॉड जो हैं वो विनो करते हैं. विंड सेपरेट स्ट्रॉन्ग पीपल फ्रॉम द वीक, बिकॉज वीक पीपल क्रम्बल व्हेन दे फेस प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टीज एंड एडवर्सिटीज. तो यहाँ पे जो विंड की पार है, विंड की जो पार है जो ग्रेन्स पे पड़ती है विनोइंग के टाइम पे, उसको विंड की पार को, स्ट्रेंथ को, डिस्ट्रक्शन को एक तरीके से कंपेयर किया गया है लाइफ की एडवर्सिटीज से, प्रॉब्लम से, ठीक है, और लाइफ के इश्यूज से जो हम फेस करते हैं, राइट, एज ह्यूमन बींग्स. तो वो कहते हैं कि जिस तरीके से जब तेज हवाएं चलती हैं तो जो वीक चीज़ें होती हैं, ग्रेन्स की जो आउटर कवरिंग जो कि वीक होती है, हस्क वीक होता है, वो अलग हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है, वो क्रश हो जाता है. उस तरीके से जब प्रॉब्लम्स और एडवर्सिटीज़ आती हैं लाइफ में तो जो वीक लोग हैं वो क्रम्बल कर जाते हैं, वो क्रश कर जाते हैं, वो उन चीज़ों से ओवरकम नहीं कर पाते एंड वो लाइफ में पीछे रह जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं. जबकि जो स्ट्रॉन्ग पीपल होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग हेडेड होते हैं, जो फिजिकली स्ट्रॉन्ग होते हैं, मेंटली स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो उन सारी प्रॉब्लम्स को, एडवर्सिटीज को ओवरकम करके आगे जाके लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं एंड दे ट्रैवल अ लॉन्ग वे फॉरवर्ड इन देयर लाइफ्स.
राइट वो अपने आप को डिटर नहीं होने देते, ठीक है, वो बिना डरे, विदाउट गेटिंग स्कैर्ड, वो अपने एम पे बहुत ही डिटर्मिनेशन के साथ खड़े रहते हैं। दे डू नॉट डाइग्रेस फ्रॉम देयर पाथ, अपने एम से, है ना, वो बहुत कॉन्फिडेंट होके पूरी हिम्मत के साथ और मेहनत के साथ वो अपने पाथ से लगे रहते हैं, अपने एम की तरफ जाते रहते हैं। जबकि वीक लोग जो होते हैं थोड़ी सी परेशानी आने पर क्रम्बल कर जाते हैं, क्रश कर जाते हैं, ठीक है, and that's why they are separated from the strong people, ठीक है। so ये आपका सेकेंड स्टैंजा था। इसमें एक पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है एंड दैट इज रेपिटेशन। एंड हम ऑलरेडी नोट कर चुके हैं कि रेपिटेशन जो है क्रम्बलिंग वर्ड की हुई है। बट रेपिटेशन कब होती है? कोई भी वर्ड या सेंटेंस या फ्रेज तब रिपीट होता है जब हम उसको हाईलाइट करना चाहते हो, उसको एम्फसाइज करना चाहते हो, या कुछ बात उसके थ्रू कन्वे करना चाहते हो, राइट। जब भी कुछ चीज़ इंपॉर्टेंट होती है तभी हम उसको रिपीटेडली जो है बोलते हैं, सुनते हैं या पढ़ते हैं, राइट। तो यहाँ पे रिपीट क्या हुआ है? यहाँ पे द वर्ड क्रम्बलिंग हैज बीन रिपीटेड। वाई? बिकॉज ये जो है ये शो कर रहा है, इसके थ्रू जो हमारे पोएट हैं वो ये एम्फसाइज कर रहे हैं कि विंड इतनी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है कि उसके सामने सब चीज बस क्रम्बल 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 करती है। एवरीथिंग जस्ट क्रम्बल्स and especially the weak things are crumbling because the wind is so powerful, so strong and such a violent and destructive force कि उसके सामने सब चीजें जो हैं खत्म हो जाती हैं, डिस्ट्रक्ट हो जाती हैं, right? So that's why the word crumbling has been repeated to highlight the strength and power of the wind which crushes everything on its way, especially weak ones. स्पेशली जो वीक चीजें होती हैं उनको विंड जो है क्रश कर देती है अपनी पावर और स्ट्रेंथ से। सो जो भी वीक चीज होती है, विंड्स लीड्स टू ब्रेकेज ऑफ ऑल द वीक थिंग्स ऑन इट्स वे, राइट। सो दिस वाज योर सेकंड स्टैंजा। आपको कुछ बोर्ड से नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए, स्टेप असाइड, एंड देन मूव ऑन टू द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस। सो द फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच कैन बी आस्क्ड फ्रॉम द सेकंड स्टैंजा इज, why has the poet repeatedly used crumbling word? पोएट ने क्रम्बलिंग वर्ड को क्यों रिपीटेडली यूज किया है? The answer to which can be, the word crumbling has been repeatedly used by the poet to emphasize on the fact that wind is a strong and powerful force, right? विंड जो है बहुत स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल फोर्स है, उसको एम्फेसाइज करने के लिए यूज किया गया है। which crushes everything that comes in its way, especially weak things. This word highlights the strength of the wind and how weak things that face it are broken and destroyed. Right? The next question which can be asked based on the second stanza is, what does the poet say the wind god winnows? Poet क्या कहते हैं कि wind god क्या winnow कर रहे हैं? Answer: the wind god winnows the weak things from the strong ones. Just like a winnower separates grains from husk, the wind god separates strong people from weak, because weak people break and crumble when they face problems and difficulties in life. Right? So the wind god winnows frail houses, frail matlab weak, right? So the wind god winnows frail or weak houses, doors, rafters, wood, bodies, lives and hearts, and then crushes them all. So after winnowing, after separating frail, that is weak houses, doors, rafters, wood, bodies, lives and hearts, इनको separate करने के बाद wind god crushes them all, right? So after separating, after winnowing these 7 things, wind god crushes them all. He breaks them, he destroys them all. So these were the questions based on the second stanza. आपको नोट करने हैं तो आप नोट कर लीजिए, आप वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, okay? So now let's read the third stanza, which also happens to be the last stanza of this poem. He won't do what you tell him, so come, let's build strong homes. Let's join the doors firmly.
practice to firm the body, make the heart steadfast. Do this and the wind will be friends with us. The wind blows out weak fires. He makes strong fires roar and flourish. His friendship is good. We praise him every day. So, ये जो लास्ट स्टैंजा है इसमें पोएट विंड से ना बात करके हम रीडर को ही एड्रेस कर रहे हैं, हम रीडर से ही बात कर रहे हैं. ठीक है. इनिशियल जो 2 स्टैंजास थे, शुरू के 2 स्टैंजास में पोएट बता चुके हैं कि विंड का डिस्टर्बेंस और डिसऑर्डर करने का कितना पावर और कितना स्ट्रेंथ है, और उसके डिस्ट्रक्टिव और वायलेंट स्ट्रेंथ भी कितनी है, और वो किस लेवल तक जाकर हैवॉक क्रिएट कर सकती है, अपहीवल क्रिएट कर सकती है इंफ्रास्ट्रक्चर्स में, लाइफ में. ठीक है. किस लेवल तक की उसकी पावर है. राइट. अब वो रीडर से बात करते हुए बताते हैं कि सिंस दिस विंड इज अ नेचुरल फिनोमेना, ठीक है, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, उसके स्ट्रेंथ को, उसकी वायलेंस को, उसकी स्पीड को, उसके फोर्स पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है. तो उसको फेस करने के लिए, उसको टैकल करने के लिए, उसको हैंडल करने के लिए हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा. हमें वो सारी वीक चीज़ें जो क्रम्बल कर जाती हैं विंड के आगे, हमें उन सब वीक चीज़ों को स्ट्रेंथ देनी होगी, उनको प्रॉस्पर कराना होगा, उनको स्ट्रॉन्ग एंटिटीज़ में बदलना होगा, जिससे कि हम विंड को फेस कर सकें. राइट. और इस तरीके से जब विंड हमारी फ्रेंड बन जाएगी और हम स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, तो विंड हमें नुकसान पहुंचाने की बजाय हमें हेल्प करेगी ग्रो करने में. राइट. सो व्हाट डज ही से? ही वोंट डू व्हाट यू टेल हिम. ही से वो रेफर कर रहे हैं विंड को. ठीक है. तो यहाँ भी वो विंड को एज अ पर्सन ही ट्रीट कर रहे हैं, एंड हेंस ही हैज पर्सोनिफाइड विंड अक्रॉस द पोएम. ठीक है. तो बोलते हैं कि जो विंड है वो उस तरीके से नहीं काम करेगा जैसे आप चाहते हैं, जैसे आप एक्सपेक्ट करते हैं. राइट. सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स. तो देखो, वो तो विंड तो आपकी बात नहीं मानेगा, बट सिंस यू हैव टू सर्वाइव अलोंग विद विंड, ठीक है, उसकी प्रेजेंस में आपको सर्वाइव करना है, तो आपको खुद को मजबूत करना होगा. एंड जैसे हमने पढ़ा था प्रीवियस स्टैंजा में कि विंड जो है वो क्रम्बल कर देता है वीक हाउसेस को, वीक राफ्टर्स को. सो इसलिए हमें स्ट्रॉन्ग घर बनाने चाहिए. ठीक है. लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, जिससे कि वीक हाउसेस और राफ्टर्स जो है वो क्रम्बल ना करें. लेट्स जॉइन द डोर्स फर्मली. फर्मली मतलब स्ट्रॉन्गली. ठीक है. विद स्ट्रेंथ. तो वो बोलते हैं कि फर्मली हमें डोर्स को भी फर्मली ज्वाइन कर देना चाहिए, जिससे कि वीक डोर्स जो है वो क्रम्बल ना करें विंड के फोर्स के आगे. एंड वी शुड प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी. और हमें अपनी बॉडी को भी स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए. ठीक है. मेक द हार्ट स्टेडफास्ट. स्टेडफास्ट का मतलब भी होता है फर्म. ठीक है. फर्म बनाना अपने हार्ट को. वो बोल रहे हैं कि अपने हार्ट को भी फर्म बनाओ, स्ट्रॉन्ग बनाओ, मजबूत बनाओ. अनहेजिटेंट हार्ट होना चाहिए, जिसमें कोई हिचक ना हो, कोई डाउट ना हो, वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हो. ठीक है. सो बेसिकली इन 2 लाइंस में जो पोएट हैं, ठीक है, ये जो 2 लाइंस हैं इसमें पोएट फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं. ठीक है. वो बोलते हैं कि हमें अपने बॉडी को तो मजबूत बनाना ही है, हमें अपने हार्ट को भी मजबूत बनाना है, हार्ट को भी स्ट्रॉन्ग करना है, जिससे कि विंड जो है या फिर विंड जैसी जो प्रॉब्लम्स और डिफ़िकल्टीज़ हैं, बिकॉज विंड एक तरह से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही है लाइफ की डिफरेंट सिचुएशंस को, एडवर्सिटीज़ को, इश्यूज़ को जो हम फेस करते हैं. तो जिससे कि हम वो सारे इश्यूज़ एंड विंड रूपी इश्यूज़ हम फेस कर लें अपनी लाइफ में. इसलिए हमें अपनी बॉडी को और हार्ट दोनों को मजबूत बनाना होगा. हमें फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए होगी. ओके. डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस. आप ये सब चीज़ें करिए, आप अपनी वीक चीज़ों को इम्प्रूव कीजिए, आप अपने पे वर्क कीजिए. ठीक है. अपने वीक पॉइंट्स को इम्प्रूव कीजिए, उनको स्ट्रेंथ दीजिए, उनको स्ट्रॉन्ग बनाइए, और फिर विंड जो होगी आपकी फ्रेंड हो जाएगी. विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, ही मेक स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश. वो फर्दर ये बोलते हैं कि विंड जो है ये, और ये ध्यान रखने वाली बात है कि विंड जो भी डिस्ट्रक्शन कॉज करती है, जो भी इश्यूज क्रिएट करती है, वो वीक चीज़ों के लिए करती है, कमज़ोर चीज़ों के लिए करती है.
फ्रेल चीज़ों के लिए करती है। एंड दोज आर द थिंग्स दैट क्रम्बल व्हेन दे फेस विंड, राइट। तो वो ब्लो आउट मतलब एक्सटिंग्विश, ठीक है, बुझा देती है किसको, वीक फायर्स को, वो कमज़ोर फायर को बुझा देती है, बट वो स्ट्रॉन्ग फायर को और रोअर कराती है एंड फ्लरिश कराती है। फ्लरिश मतलब ग्रो या प्रॉस्पर, ठीक है, कि जहाँ वीक फायर्स होते हैं, जैसे कैंडल अगर आपने लाइट करी और आंधी चलेगी, बहुत तेज हवा चलेगी, तो वो कैंडल बुझ जाएगी। बट जो स्ट्रॉन्ग फायर्स होती हैं, राइट, जैसे एक बॉन फायर आपने क्रिएट किया, या फिर इवन फॉरेस्ट फायर्स जो होती हैं जो डिस्ट्रक्शन कॉज करती हैं, फॉरेस्ट फायर्स जब हवा चलती है तो और फैल जाती हैं, दे एक्सपैंड देयर अफेक्टेड एरिया, राइट। तो स्ट्रॉन्ग फायर्स जो होती हैं वो रोर करती हैं और ज़्यादा ग्रो करती हैं, एंड वीक फायर्स बुझ जाती हैं। तो इन दो लाइंस के थ्रू हमें पोइट बताना चाह रहे हैं कि सिर्फ वीक चीज़ों को ही नेगेटिवली इम्पैक्ट करती है विंड, उनको ही डिस्ट्रॉय करती है, और जो स्ट्रॉन्ग चीज़ें होती हैं उनको और पुश करती है ग्रोथ के टूवर्ड्स, ठीक है। हिज फ्रेंडशिप इज गुड, तो बोलते हैं कि विंड की जो फ्रेंडशिप है वो गुड है। क्यों? क्योंकि अगर आप स्ट्रांग हो तो विंड आपको हेल्प करेगी आगे बढ़ने में, राइट। एंड वी प्रेज हिम एवरी डे, वी प्रेज द विंड गॉड एवरी डे, बिकॉज वो स्ट्रॉन्ग चीज़ों के लिए, और वो कितना मतलब कितनी स्ट्रेंथ है खुद भी विंड में, कितना पावरफुल है, और वो कैसे स्ट्रॉन्ग चीज़ों को भी हेल्प करता है ग्रो करने में, इसके लिए हम उनको प्रेज करते हैं। प्रेज मतलब अप्रिशिएट करते हैं, राइट। प्रेज मतलब अप्रिशिएट, हम तारीफ करते हैं उसकी स्ट्रेंथ के लिए, उसकी पावर के लिए, एंड वो किस तरीके से सपोर्टिव है स्ट्रॉन्ग चीज़ों का, राइट। यहाँ पे हम देखेंगे कि विंड जो है वो रिप्रेजेंट करती है लाइफ की प्रॉब्लम्स को और इश्यूज को भी। तो वो ये बोल रहे हैं कि जब प्रॉब्लम्स और इश्यूज आते हैं लाइफ में, तो जो वीक चीज़ें होती हैं, जैसे कि हमने लास्ट स्टैंजा में पढ़ा था कि वीक चीज़ों को विंड जो है वो क्रश कर देती है और स्ट्रॉन्ग चीज़ों को बचा देती है, अलग कर देती है वीक चीज़ों से। यहाँ पे वो ये बोलते हैं कि ये बात वापस से रिपीट कर रहे हैं और एम्फसाइज कर रहे हैं कि बस वीक चीज़ों के लिए ही नेगेटिव इम्पैक्ट करता है। तो जो प्रॉब्लम्स और इश्यूज होते हैं, जो हर्डल्स होते हैं, वो बस वीक चीज़ों को ही क्रश करते हैं। अगर आप स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है, अगर आपकी स्ट्रॉन्ग विल पावर है, आप मेंटली और फिजिकली मजबूत हैं, तो आप ऐसे प्रॉब्लम्स और ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम कर जाते हैं और इनसे आप एक लेसन लर्न करते हैं जो आगे जाके आपको ग्रो करने में, आपको फ्लरिश करने में, प्रॉस्पर करने में बहुत हेल्प करता है, राइट। तो आपके लिए ये जो प्रॉब्लम्स और इश्यूज होते हैं, ये जो डिफ़िकल्टीज होती हैं लाइफ की, ये स्टेपिंग स्टोन्स बन जाती हैं जिनको आप सीढ़ी बना के आगे अपनी लाइफ में बढ़ते चले जाते हैं, और आपका फ्यूचर जो है वो और भी सक्सेसफुल होता है और भी ब्राइट होता है, राइट। और वो ये इस से हमें ये भी बताते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई, जितना आप डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, राइट, जितनी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए जितना डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट आप टॉपिक रीड करेंगे और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे बिफोर हैंड, उतना ही आप वेल प्रिपेयर्ड होंगे एग्ज़ाम के लिए, राइट। तो जितनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन को आप फेस करके उसको ओवरकम करते हैं, उतने ही आपकी परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव होती है, उतनी ही आपकी आगे जाके ग्रोथ जो है वो इंक्रीज होती है। फाइन, अगर आप उन प्रॉब्लम्स से, उन डिफ़िकल्ट क्वेश्चन से डर के और उस टाइम पे आप क्विट कर दें कि भाई ये तो मुझसे नहीं हो रहा है, आई कैन नॉट गो एनी फॉरवर्ड, मैं यहाँ पे रुक जाऊँगा बिकॉज आई गिव अप, तो अगर आप वहाँ पे क्विट कर दें, वहाँ गिव अप कर दें, तो आपकी ग्रोथ वहीं पे रुक जाएगी, आप आगे बढ़ना बंद कर देंगे, आप वीक हो जाएंगे, एंड दैट्स हाउ यू क्रम्बल, दैट्स हाउ यू ब्रेक। फाइन, सो इसके थ्रू हमें जो पोइट है वो बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस दे रहे हैं कि हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ कितनी प्रॉब्लम्स और इश्यूज हमारी लाइफ में आए, हमें उन सब चीज़ों को ओवरकम करके बस आगे बढ़ते रहना है। ओके, सो दिस वॉज द लास्ट स्टैंजा ऑफ योर पोएम। आई विल स्टेप असाइड, आपको कुछ नोट करना है बोर्ड से, आप नोट कर लीजिए। विल मूव ऑन टू दी क्वेश्चंस। लेट्स नाउ डिस्कस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द लास्ट स्टैंजा। The first question can be, what should we do to become friends with wind? हमें क्या करना चाहिए विंड के साथ फ्रेंडशिप करने के लिए? Answer, we must strengthen all the weaklings that crumble against the powerful wind. Right? जो क्रम्बल कर जाते हैं विंड के अगेंस्ट, ऐसी वीक चीज़ों को हमें मजबूत करना चाहिए। We must build strong homes with firm doors. We should also make ourselves
physically and mentally strong by building strong bodies and having steadfast hearts. Right? Next question. What do you understand by the last 4 lines of the poem? आप क्या समझते हैं पोएम की लास्ट 4 लाइन से? लास्ट 4 लाइन्स में पोएट ने समझाया था, उन्होंने कंक्लूड किया था कि हम वीक चीज़ों को मजबूत करके, ठीक है, जब हम वीक चीज़ों को मजबूत कर देंगे उससे हमें क्या फ़ायदा होगा और विंड हमारी फ्रेंड कैसे बन जाएगी. ठीक, ऊपर हमें बताया कि हमें क्या करना चाहिए विंड को फ्रेंड बनाने के लिए. नीचे हम लास्ट 4 लाइन्स में हमने समझा कि अगर हम विंड को अपना फ्रेंड बना लेंगे बाय यूजिंग द अबव मेंशन्ड मेथड्स, बाय यूजिंग अबव मेंशन्ड इंस्ट्रक्शंस, हम ऐसा करके अगर विंड को फ्रेंड बना भी लेते हैं तो उससे हमें क्या फ़ायदा होगा, विंड कैसे हमारी हेल्प करेगी हमारी फ्रेंड बनने के बाद. तो ये लास्ट 4 लाइन्स में पोएट ने एक्सप्लेन करा है, उसी की अभी हम डिस्क्रिप्शन और एक्सप्लेनेशन हमें देनी है इस आंसर में. सो लेट्स रीड इट. The last 4 lines of the poem convey a very important message, right? तो जो conclusion है poem का last 4 lines में वो basically एक बहुत important message है, that which is while weak people crumble and perish when they face obstacles and difficulties in life. वो क्या है कि जहाँ पे weak people जो होते हैं वो crumble कर जाते हैं, crush हो जाते हैं and perish मतलब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, डिमोलिश हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं. तो वो जो वीक पीपल होते हैं वो ऑब्स्टिकल्स, जो मुश्किलें आती हैं, जो अड़चनें आती हैं, जो डिफ़िकल्टीज आती हैं लाइफ में, उनको फेस करने पे क्रम्बल और पेरिश कर जाते हैं. स्ट्रॉन्ग पीपल फेस हर्डल्स एंड एडवर्सिटीज़ इन लाइफ विद ग्रेट करेज. वहीं स्ट्रॉन्ग पीपल जो होते हैं वो डिफरेंट हर्डल्स को, डिफरेंट परेशानियों को और एडवर्सिटीज़ को, ठीक है, फेस करते हैं विद ग्रेट करेज. बहुत ही साहस के साथ जो स्ट्रॉन्ग पीपल होते हैं वो ग्रेट करेज के साथ ऐसी सिचुएशंस को, ऐसी प्रॉब्लम्स को लाइफ की फेस करते हैं. राइट. दे प्रॉस्पर एंड इमर्ज आउट. दे प्रॉस्पर मतलब वो फ्लरिश करते हैं, वो ग्रो करते हैं उन प्रॉब्लम्स में, उन एडवर्स कंडीशंस में, ठीक है, उनके थ्रू सीख के, समझ के वो लाइफ में ग्रो करते हैं. एंड इमर्ज आउट स्ट्रॉन्गर आफ्टर फेसिंग प्रॉब्लम्स. और जब वो प्रॉब्लम्स फेस करने के बाद, ओवरकम करने के बाद जो उनकी सिचुएशन होती है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, वो और भी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं उन प्रॉब्लम्स को फेस करने के बाद. एंड दिस इज इन द सेम वे, जैसे कि सो इन द सेम वे एज स्ट्रॉन्ग फायर्स ग्रो एंड फ्लरिश. फ्लरिश मतलब प्रॉस्पर इन पावरफुल विंड व्हाइल वीक फायर्स आर एक्सटिंग्विश्ड. एक्सटिंग्विश मतलब ब्लो आउट. ठीक है, जो वीक फायर्स होती हैं वो बुझ जाती हैं पावरफुल विंड में, वाइल स्ट्रॉन्ग फायर्स ग्रो एंड फ्लरिश. स्ट्रॉन्ग फायर और भी मजबूत होती हैं और भी स्ट्रॉन्गर होकर इमर्ज आउट करती हैं, ठीक है, प्रॉस्पर करती हैं. राइट. दिस वॉज द जिस्ट, दिस वॉज द क्रक्स, दिस वॉज द मेन समरी ऑफ योर पोएम्स कंक्लूजन. ठीक है, जो भी लास्ट 4 लाइन्स के थ्रू पोएम सुब्रमण्य भारती ने हमें समझाया है एक इम्पॉर्टेंट मैसेज. ठीक. एंड with these questions we conclude this particular chapter, the poem Wind, which is the second poem of your Beehive book. I hope you were able to understand the explanations of the stanzas that we have covered and also the questions based on the stanzas that we have read. ठीक है. एंड इफ दैट इज इंडीड द केस तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक करें, उसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने व्यूज़ हम तक पहुंचाएं कमेंट सेक्शन के थ्रू. ओके. ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, जिससे कि आपके पास रेगुलर नोटिफिकेशन आते रहे रिगार्डिंग अपकमिंग वीडियोज़ एंड लेक्चर कंटेंट जो हमारे चैनल पे रेगुलरली पोस्ट होता है. सो दैट्स ऑल वी हैड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लेक्चर. थैंक यू सो मच गाइज एंड टेक केयर.